हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल द एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और सही दिशा निर्देशन में कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे, अपने समान अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाएगा और बात किया जाएगा भाग 14 के बारे में। तो सबसे पहले जो लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे जो भी हम लोग जीएस श्रृंखला लेकर चल रहे हैं वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे अगर आप लोग नोट्स वोट्स बना रहे हैं तो वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में काम करेगा और आपकी जो पढ़ाई है, जो नोट्स है, उसको सुदृढ़ता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने श्रृंखला के पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपका ये पहला ही प्रश्न इस तरह से आ गया कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा नहीं है। तो आप लोग सिर्फ नेगेटिव शब्दों को ध्यान में दीजिएगा कि कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ दिया है पांचाल, अवंती, सूरसेन, काशी। दूसरी तरफ दिया है काम्पिल्य, महिष्मती, हाटक और वाराणसी। यह देखेंगे कि बुद्धकालीन गणराज्य हैं। ठीक है, 16 महाजनपद हैं। ठीक, गणराज्य 16 महाजनपद हैं। यहाँ पर 16 महाजनपदों के जो 4 राज्यों के नाम दिया है और उसकी राजधानी के बारे में पूछा रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि 16 महाजनपद हैं कैसे, कहाँ कहाँ मिलते हैं 16 महाजनपद। ठीक, 16 महाजनपद ये आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, कब के हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, समझ रहे हैं, ईसा पूर्व की है। ठीक, ये आपके बुद्धकालीन महाजनपद भी माने जाते हैं। ठीक है, यह बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर, यही सबसे ज़्यादा पूछता है प्रश्न में कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, दूसरी बात, जैन धर्म के, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं फिर भी, भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती, जैन धर्म के भगवती सूत्र में इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इतना याद रहेगा, ये फैक्ट है आपका, यह आपका प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं और जैन धर्म के भगवती सूत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते हैं कि 16 महाजनपदों के जो याद करने का एक हमने फार्मूला बनाया था कि वो किस प्रकार से है। ठीक, अगर आप लोग वो फार्मूला याद है तो आप लोगों को महाजनपदों के नाम भी याद रहेंगे, तो आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा कि कौन सा महाजनपद किसके लिए है। ठीक है, तो हमने फार्मूला बनाया था, मैथ पर आधारित था, 4 का, ठीक है, 3 में। हमने तो इस पर एक लेक्चर भी बनाया है, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, 16 महाजनपदों का उदय और प्राचीन भारत में धर्म की अवधारणा, इस तरह से लेक्चर है कि आप देखेंगे कि इतिहास वाले प्लेलिस्ट पर आप जाकर देखेंगे तो उसमें ये पूरा एकदम अच्छे से विस्तार से बताया गया है। फिर भी हम आप लोगों को 16 महाजनपद और उसकी राजधानियों के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे इस तरह से आप लोग फार्मूला लिख लीजिए, 4 का, 3 म, 3 अ, 2 व और फिर गपशप। आप गपशप करते हैं, ठीक है, आप गपशप करते हैं तो एक प की जगह च लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका गपशप। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि 4 का हम लोग राजधानी और राज्य के बारे में ही सिर्फ देखेंगे, क्योंकि राजधानी और राज्य के बारे में पूछा गया तो कौन सा गलत है। जब हम 16 महाजनपद लिखेंगे और जब बात करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कौन से है। ठीक, इसमें से 2 गणराज्य हैं, वज्जी और मल्ल। मल्ल और वज्जी जो हैं वो आपके गणराज्य हैं। ठीक है, अगर हम 4 क की बात करें, 4 क से काशी, ठीक है, कौशल, शायद ये वाला ऐसे रहेगा, कौशल,
कुरु। ठीक है, अब लोग नोट डाउन करते चलिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कंबोज। ठीक है, कुरु और कंबोज। दिख रहा है ना आप लोगों को? अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम लोग उसको सही कर देंगे। ठीक है, कंबोज। चलिए, दिख रहा है। और यहाँ पर राजधानी के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, राजधानी काशी की राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, आप लोग इसमें मिलान करते रहिए प्रश्न में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ महाभारत में भी मिलता है इसका उल्लेख। कंबोज की राजधानी हाटक थी। मिल गया गलत। सूरसेन की राजधानी हाटक नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक, समझ में आ गया। फिर इसके बाद बात करते हैं 3 म के बारे में। 3 म। 3 म में आप लिख लीजिए मगध, मत्स्य और मल्ल। ठीक, इस तरह से आप लोग याद रखें। 16 महाजनपद को याद करने का सबसे आसान फार्मूला है ये कि आप लोगों को संख्या याद रहेगी 4 का, 3 म, 3 अ, 2 अ, गच सब, तो आप लोग आराम से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पाटलिपुत्र। आप लोग नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा पूछता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर। ठीक है, आपका इंद्रप्रस्थ और विराटनगर दोनों जो हैं, और वाराणसी, काशी जो है, ये तीनों आपके महाभारत में भी मिलते हैं और रामायण में तो काशी मिलता है, लेकिन महाभारत में तीनों मिलते हैं। ठीक है, मल्ल की ये आपका गणराज्य था। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद आप देखिए 3 म के बारे में। ठीक है, यहाँ पर 4 क, 3 म हो गए। अब बात करते हैं 3 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे राज्य और राजधानियाँ जो हैं प्राचीन काल के, वो आप लोगों से पूछ ही लेते हैं वो किसी न किसी तरह से। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसान फार्मूला है। 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ले लीजिए अवंती, अश्मक, अंग। ठीक है, अवंती, अश्मक और अंग। ठीक है, तो अवंती की 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी अवंती की अगर हम बात करें तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। उज्जैनी। आप चाहे उज्जैन लिखिए चाहे उज्जैनी लिखिए, हम उज्जैनी लिख दे रहे हैं सही से। ठीक है, उज्जैन। ठीक, और फिर इसके बाद आप देखिए कि दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती, बाहुबली वाली महिष्मती। ठीक है, यही महिष्मती है। और ये अवंती कहाँ पड़ता है, उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन पड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुंभ मेला भी लगता है। और यहीं पर महाकालेश्वर मंदिर भी है, शिवलिंग का एक है जो। अस्मक की राजधानी आप देखिए पोतन या पोटली है। पोतन, इसको आप पोटली भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अस्मक आपका सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, दक्षिणी राज्य है भारत में। अंग की राजधानी चंपा है, बिहार में पड़ती है चंपा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 अभी हो गए और आप लोग नोट डाउन करते चलिए। अब बात करते हैं 2 व और गच शब्द की। ठीक है, 2 व वज्जी, एक वज्जी है वैसे, और एक है वत्स। वत्स, वज्जी तो आपको मान चलिए कि एक गणराज्य है। ठीक है, गणराज्य है। और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। कौशाम्बी। ठीक, कौशाम्बी आपका यही प्रयागराज में पड़ता है।
और इसके बाद हम बात करते हैं गपशप की, गपशप की। चलिए गपशप कुछ तो किया जाए, ठीक है। गपशप, अगर गपशप की हम बात करें तो ग ले लीजिए, ग से हो गया गांधार, ठीक है। और गांधार की राजधानी है, और देखेंगे कि तक्षशिला, वही तक्षशिला है जिस समय सिकंदर आक्रमण किया था तो यहाँ का शासक आम्भी था। च से था चेदी राजवंश। चेदी राजवंश का मान देखेंगे कि तो महाभारत में भी मिलता है। चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती, सुक्तिमती। स से इसके था शूरसेन, शूरसेन। शूरसेन की राजधानी थी मथुरा, ठीक है। और एक हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नीचे थोड़ा आप लोगों को दिखेगा नहीं तो हम इसके बगल में लिख दे रहे हैं। तो प से जो बनेगा वो आपका था पांचाल, ठीक है। पांचाल की 2 राजधानियाँ थीं। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, या देखेंगे कि अहिछत्र थी, अहिछत्र, ठीक। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य, ठीक। ये आप लोगों को याद रहेगा। ये आपके 16 महाजनपद हो गए, ठीक। 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12, 12, ये 4, 16, ये आपके 16 महाजनपद हो गए। आप लोग याद रखिए क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है, और आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ये आप लोगों को आगे भी मदद करेगा। तो ऑप्शन में आप लोगों का जो शूरसेन है उसकी राजधानी हाटक नहीं है, वो उसकी राजधानी है मथुरा। मथुरा यही आप देखेंगे कि कृष्ण जी वाला इलाका जो है, ठीक है। और कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख कब मिलता है, कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आप लोगों का कंप्लीट हुआ 16 महाजनपदों से। अगर 16 महाजनपदों से अगर प्रश्न पूछता है तो इससे ज़्यादा आप लोग उसको नहीं पूछेगा। राज्य और राजधानी पूछता है, और बाकी चीज़ें आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग वहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट से वहाँ पर पूरी जानकारी महाजनपदों से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से स्थलों के बारे में यही पूछता है कि कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, किस स्थल से क्या उपकरण पाए गए हैं, क्या अवशेष पाए गए हैं। इसी प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बालू है, मांडी है, मांडा है, रंगपुर है, ठीक। सबसे पहले तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो विस्तार हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वाले स्थल देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको मिलान करने के लिए ये देता है, ठीक है। या तो पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पूर्वी है सबसे, और कौन सा पश्चिमी है, ठीक है, और कौन सा उत्तरी, कौन सा दक्षिणी है, ठीक है। तो ये आपका पूर्व हो गया, यहाँ पर आपका पश्चिम हो गया। हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन इस तरह से मैप बना कर लिख लीजिए। ये आपका दक्षिण हो गया, और अभी हम उन चारों के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन सा कहाँ पर है। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ पर इतना आप लोग नोट्स इतना बना लिए। तो पूर्व में आप देखेंगे कि कौन सा राज्य है, पूर्व में जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर जो है वो आपका कहाँ पड़ता है? मेरठ में, मेरठ। और यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, मेरठ तो कहीं नहीं दिया है। दक्षिण में आप देखेंगे कि दायमाबाद है, दायमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल जो है दायमाबाद है। और दायमाबाद से आप देखेंगे कि तांबे का रथ मिला है, ठीक है, दायमाबाद से। और यह है आपका महाराष्ट्र में, ठीक। अभी नवीन है, नई खोज हुई है, यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ है, तो वहाँ पर तांबे का रथ मिला है, तांबे का, सोचिए कि तांबे का रथ मिला है। पश्चिम में आप देखेंगे कि सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर, ये आपका कहाँ पर है? सुतका गेंडोर है आपका बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। और यह कहाँ पर है?
पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में पड़ता है आपका मांडा। ठीक, ये आपका एक स्थल मिल गया मांडा। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आप लोग इस तरह से हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं। मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में। तो आप लोगों का एक स्थल मिल गया कि मांडा जो है वो सबसे उत्तरीय स्थल है जो है जम्मू कश्मीर में, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए इन चारों के बारे में। बालू, बालू आपका किस राज्य में है? ये हरियाणा में है। ठीक है, प्रश्न हमेशा पूछता है हरियाणा में। मांडी की अगर हम बात करें तो यही आपका नवीन स्थल है जो उत्तर प्रदेश में खोजा गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर है? गाज़ियाबाद वाले इलाके में है। गाज़ियाबाद मुजफ्फरनगर वाला जो क्षेत्र है उत्तरी उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है मांडी। ठीक है, मांडा, मांडा हमने बताया कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद रंगपुर, रंगपुर आपका है गुजरात में। ये लोथल के पास में है, कच्छ के रण में, गुजरात में। और जो आज़ादी के बाद जो सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो गुजरात में ही खोजे गए हैं। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का जो होगा वो होगा मांडी। मांडी जो है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ें? हमने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण स्थलों के बारे में बताया और इन चारों के बारे में बताया कि ये कहाँ पर पड़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सूफी संत का दरगाह दिल्ली में है? सूफी संत का दरगाह क्या पूछा है? दिल्ली में है। किसका है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का, शेख निजामुद्दीन औलिया का, शेख बुरहानुद्दीन गरीब का, या शेख मोहम्मद हुसैनी का? तो चलिए हम देखते हैं कि इन चारों लोगों का मकबरा कहाँ कहाँ पर अवस्थित है। तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किसका मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। तो बता दे रहे हैं कि जो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है वो आपका दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला था, इनको सबसे पहले ये देख लीजिए कि इनको महबूब इलाही बोला जाता है। महबूब ए इलाही, मतलब इसका अर्थ समझ रहे हैं कि यह अल्लाह के महबूब हैं, इस तरह से इनको बोला जाता था। निजामुद्दीन औलिया ने बोला दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। किसके लिए बोला था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। गयासुद्दीन तुगलक के लिए, तुगलक वंश का संस्थापक है ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं हानूजा दिल्ली दूर अस्ता। ठीक है, इसी को बोलते हैं हानूज। अगर प्रश्न पूछ दे कि हानूज दिल्ली दूरस्थ, तो ये किसका कथन है? वो है आपका निजामुद्दीन औलिया का है। ठीक है, किसके लिए बोला था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था। और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। 7 सुल्तानों का
कार्यकाल देखा है, कार्यकाल देखा है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो किसके शिष्य थे। ठीक है, इसी में आप लोगों का नाम मिल जाएगा। आप लोग इस तरह से देखिए कि शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य किसके हैं। हमने इतनी सारी बातें शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में बताया, और इनका जो दरगाह है वो आपका दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, हम बाकी सब मिटा दे रहे हैं, और बाकी आप लोग नोट तो डाउन कर ही लिए होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप लोग वीडियो पॉज करके या स्लो करके आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इनके जो गुरु हैं उनका क्या नाम है। क्या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो आपका दिल्ली में है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो आपका अजमेर में है। अजमेर, अजमेर कहाँ है, भारत के राजस्थान राज्य में। फिर इसके बाद देखिए शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इनका मकबरा आप देखेंगे कि दौलताबाद में है। ठीक है, दौलताबाद में। आप या मकबरा बोलिए या दरगाह बोलिए। दरगाह तो मान के चलिए कि इस्लामिक धर्म में जो पूजनीय स्थल है, जो पूजा करने वाले स्थल है इस्लाम के, उसको दरगाह बोला जाता है। और दरगाह में ही आप देखेंगे कि उनके जो मृत्यु शरीर को दफनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको मकबरा बोलिए चाहे दरगाह बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, शेख मोहम्मद हुसैनी, शेख मोहम्मद हुसैनी। आप लोग थोड़ा हमको भी पढ़ाया करिए कुछ। ठीक है, आप लोग पढ़ाएंगे हमको भी तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इससे क्या होगा ना, पढ़ाने से बताने से आप लोगों का भी नॉलेज गेन होगा, हमारा भी नॉलेज गेन होगा। कुछ आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके तो उसका जो नॉलेज है आपको भी मिलेगा, वो हमको भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोगों से कुछ पूछा जा रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो चीज़ कहाँ पर है, क्या है, कैसे है। ठीक है, तो हम आप लोगों को इतना बताते हैं, इतने सारे फैक्ट देते हैं, तो आप लोग इतना तो कुछ थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो शेख मोहम्मद हुसैनी का जो मकबरा है आप देखेंगे कि ये है आपका गुलबर्गा में, गुलबर्गा में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने देखा कि ये 4 सूफी संत हैं, और उसमें दिल्ली में किसका दरगाह है उसके बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कितने शासकों का, सुल्तानों का दरबार देखा, और निजामुद्दीन औलिया ने किससे के लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, और इसके जो गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया का, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, अ नेशन इन मेकिंग। और आप देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में बहुत सारी पुस्तकों को लिखा गया था जिससे जो संबंधित था आपके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, तो इस तरह के अगर पुस्तकों पर आप लोगों को एकदम पूरा अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर सारे पुस्तकों को कवर किया गया है, चाहे वो 1857 की क्रांति से संबंधित हो, चाहे आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इन चारों लोगों के जो पुस्तकों का नाम है वो कौन कौन से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अ नेशन इन मेकिंग किसका है। ठीक है, तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, अंत से ही। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं भारतीय इतिहास में। आप देखेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन एक संस्था थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन इनकी संस्था का नाम है। और इंडियन एसोसिएशन ने अंग्रेज़ों के नाक में इतना दम किया हुआ था कि आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों को 1885 में कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी, और कांग्रेस के शुरुआत के अधिवेशनों में उन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बुलाया भी नहीं था। ठीक है, इतना ये वो लोग इनसे चिढ़ते थे।
और देखेंगे कि 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन को लेकर जो स्वदेशी आंदोलन होता है, तो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं कि जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का नाम है, आप लोग को सुनकर उसको लिख लीजिए। तो इस तरह से कि इंडियन एसोसिएशन संस्था है और स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता इन्होंने किया था। तो इनके पुस्तक का नाम है अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, इन्हीं की पुस्तक का नाम है अ नेशन इन मेकिंग। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, और भी पुस्तकों के बारे में चाहिए तो लिखने के लिए तो आप लोग जाकर वहाँ पर लिख सकते हैं प्लेलिस्ट से देखकर। फिर इसके बाद बात करते हैं मौलाना आज़ाद। अगर मौलाना आज़ाद लिखा रहे कहीं पर तो आप लोग घबराइए नहीं, ये बात किया जा रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। ठीक है, मौलाना आज़ाद। इनकी पुस्तक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक, इस तरह से। फिर उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, भारत में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था 1916 के लगभग में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग, और किसके साथ मिलकर किया था? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा के साथ मिलकर इनका होम रूल लीग जो था बाल गंगाधर तिलक का, ये आप देखेंगे कि बॉम्बे में है, मुंबई में। और जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था वो शायद आपका चेन्नई और के लगभग में था, मद्रास में। ठीक है, वहाँ पर। तो बाल गंगाधर तिलक के पुस्तक का जो नाम है आप देखेंगे वो है गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य। आप इस पुस्तक को पढ़िए, बहुत ही शानदार पुस्तक है। ठीक है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक है। गीता पर इन्होंने रिसर्च किया है, भागवत गीता पे, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया उसमें। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अगर पुस्तक की हम बात करें तो इनके पुस्तक का नाम है अ स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ठीक है, लाला लाजपत राय आप देखेंगे कि एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनकी मृत्यु एक प्रोटेस्ट के दौरान हुई है। ठीक है, यानी कि एक आंदोलन के दौरान हुई है। और वो कौन सा प्रोटेस्ट ही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, वो साइमन कमीशन के विरोध में प्रोटेस्ट किया जा रहा था। कहाँ पर? अमृतसर में, पंजाब वाले क्षेत्र में, उधर साइड। तो वहीं पर अंग्रेज़ों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और इनके सर पर लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एकमात्र ऐसे नेता हैं कि जिनकी मृत्यु आंदोलन के दौरान हुई है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की जो पुस्तक का नाम है अ स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ठीक है, ये आप लोगों के पुस्तकों के नाम डिपोर्टेशन। ठीक, तो ये आप लोगों के बारे को इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली, कौन किससे संबंधित था, किस प्रकार से था, और पुस्तकों के बारे में भी जानकारियाँ मिल गई। और आप लोगों के और भी पुस्तकें चाहिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, इतिहास के चैनल के, वहाँ पर आप लोगों के वो सारे लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि खस जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? कौन सी जनजाति पूछा है? खस जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। ठीक है, आप इस तरह देखेंगे कि तमिलनाडु तो अब दक्षिण भारत में पड़ता है, नागालैंड आपका पूर्वी भारत में पड़ता है, झारखंड जो है मध्य भारत में है, हिमाचल प्रदेश जो है उत्तरी भारत में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो को इन सभी राज्यों के बारे में जानकारी तो मिल गई। और आप देखेंगे कि मैप बनाकर समझाने का कोई मतलब नहीं है, इस तरह से आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। सिर्फ एकदम महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में बता रहे हैं। टोडा जनजाति ये नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जहाँ हैं उस वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। और इनके जो समाज है देखेंगे कि मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है टोडा जनजाति में। एकमात्र जनजाति ऐसी जहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है, मातृसत्तात्मक समाज।
और पूरे भारत में आप देखेंगे कि पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन टोडा जनजाति में मातृसत्तात्मक समाज है। और ऐसे बहुत सारी जनजातियाँ हैं जहाँ पे मातृसत्तात्मक देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद नागालैंड देखिए। नागालैंड में अंगामी जनजाति पाई जाती है, अंगामी जनजाति। फिर हिमाचल में देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड में हिमाचल व उत्तराखंड, इन दोनों जगहों की जो जातियाँ हैं वो खस जनजाति पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। खस जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। फिर इसके बाद झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड तो पूरा आदिवासी इलाका ही है और नक्सलाइट भी यहाँ पर रहते हैं, नक्सलाइट एरिया भी है। तो झारखंड में बिरहोर जनजाति है और इसमें देखेंगे कि बहुत सारी जनजातियाँ हैं, बिरहोर है, फिर उसके बाद अब बहुत सारी जनजातियाँ हैं, टिरकी उर्की सब इधर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर जनजातियों से आप लोगों को एक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग वीडियो बनाएंगे। जो जियोग्राफी का सेक्शन है वो आपका जो पढ़ाएगा वो बनाएगा वीडियो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर सुझाव दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि केन व बेतवा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? क्या पूछा? केन व बेतवा नदी निम्न में से किसकी सहायक हैं? गंगा, सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। गंगा की तो नहीं हैं, आप लोग जानते हैं। सिंधु उत्तर भारत में बहती है और देखेंगे कि वहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि केन और बेतवा जो है मध्य भारत में बहती हैं। ठीक, इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि केन और बेतवा नदी किस क्षेत्र में बहती है, मध्य भारत में बहती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा देखेंगे कि वो पूर्वी भारत से निकल कर आती है, वहाँ से पूर्वोत्तर से निकल कर आती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। और यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और देखेंगे कि दिल्ली से होकर उत्तर प्रदेश फिर से बहते हुए वहाँ पर आती है। तो यमुना नदी की केन और बेतवा नदी सहायक हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए कौन कौन सी नदियाँ हैं। चंबल, सिंध, केन और बेतवा। यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल, सिंधु नहीं है, सिंध है। ठीक है, सिंध, केन व बेतवा, ये 4 नदियाँ बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रहेगा। और यमुना नदी गंगा की सहायक है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हैं कि यमुना की ये 4 नदियाँ यमुना मिलती हैं, यमुना जाकर इन चारों को संयुक्त धारा के साथ गंगा में मिल जाती है, सहायक नदी है। और यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज में इलाहाबाद में संगम है, वहीं पर आपके गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो सिर्फ 2 ही नदी आकर मिलती हैं। सरस्वती नदी जो है आपकी यमुना नदी से पहले ही मिलती है, और जबकि सरस्वती का जो चीज़ें देखने को मिलती है वो विलुप्त हो गई हैं। तो उसमें आप लोग उसको ज़्यादा उस तरह से मत देखिएगा, क्योंकि एक धार्मिक आस्था के रूप में सिर्फ माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती की नदियाँ हैं जो प्रयागराज में मिलती हैं। ठीक है, जमुना बोले तो वो गलत है, जमुना नहीं है, यमुना है। जमुना बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा को, कहाँ पर? बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो चापाकार डेल्टा है। ठीक, इस तरह समझिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका मानसरोवर झील के पास में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में। ठीक है, और वहाँ से प्रवाहित होकर अरुणाचल प्रदेश से यह भारत में प्रवेश करती है। और असम में यह लोहित आप देखेंगे कि असम में यह माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो सबसे बड़ा दुनिया का नदी द्वीप है। ठीक, आप लोग इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, जो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं कि माजुली द्वीप का निर्माण करती है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और लोहित नदी जो है
वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। दिहांग, दिबांग जो नदियाँ हैं, दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, ये तीनों नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और लोहित नदी पर ही आप देखेंगे कि ढोला सदिया पुल बनाया गया है, जिसे भूपेन हजारिका पुल भी बोला जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद देखिए सिंधु नदी। सिंधु नदी आप देखेंगे कि मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत से, और वो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है भारत में, और वहाँ से होते हुए पंजाब में, पंजाब कह रहे हैं, वहाँ से होते हुए पाकिस्तान से होकर वो जाती है। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। और सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, पंचनद हैं, जिसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। ठीक है, सतलज तो आप देखेंगे कि ट्रांस हिमालय से निकलती है, वो भी राजस्थान से निकलती है, वहाँ पर मानसरोवर झील के। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ हैं आप देखेंगे कि, और ये आप देखेंगे कि सिंधु नदी से ये 5 नदियों का संयुक्त धारा जाकर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मिलता है, शायद पठानकोट में कि इधर साइड मिलता है। आप लोग इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि सिंधु से पंचनद की धारा मिलती है संयुक्त रूप से। ब्रह्मपुत्रा में आप देखेंगे कि लोहित है, दिबांग है, दिहांग है। ठीक है, गंगा में गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। आप देखेंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में, वो भी हिमालय में है। ठीक है, और यहाँ तक हम देखें तो गंगा जो है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से नदी से मिलकर बनती है गंगा, और गंगोत्री से आप देखेंगे कि भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, और यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। ठीक, तो ये आपके नदियों से फैक्ट हो गए, इसको हम लिखे नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है लिखने में, तो आप लोग इसको सुनकर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, सह्याद्री श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, इसमें से देखिए कि कौन सी नवीनतम श्रेणी है। और दुनिया में नवीनतम पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो जो हिमालय है वो काफ़ी नया है, क्योंकि वो अभी भी उसकी ऊंचाई जो है बढ़ रही है। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई जो बढ़ रही है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो आपकी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो हिमाद्री जो है, हिमाद्री को महान हिमालय बोला जाता है, यही आपकी पर्वत श्रेणी जो है वो नवीनतम भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम हिमाद्री इस तरह से लिखें कि हिमाद्री को महान हिमालय बोला जाता है, महान हिमालय, इसी को ग्रेट हिमालय बोला जाता है। ठीक है, महान हिमालय बोला जाता है। यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी और देखेंगे यह पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय, जो हिमालय पढ़ा जाएगा ना तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य अवस्थित है। ठीक है, मध्य हिमालय के बीच अवस्थित है। ठीक, इतना चीज़ आप लोगों को पता चला। अरावली श्रेणी आप लोग इसको लिख लीजिए नोट में। अरावली श्रेणी विश्व की प्राचीनतम श्रेणी में गिनी जाती है। प्राचीनतम श्रेणी में आती है। ठीक है, अरावली। और सोचिए कि अरावली अपने समय में हिमालय के कितनी 10 गुनी ऊंची रही होगी, सोचिए। ठीक है, क्योंकि कालांतर में धीरे धीरे समय के साथ साथ नदियों और वायु के द्वारा जो अपर्दन क्रिया किया गया है पर्वतों का, वो छिन्न भिन्न हो गया है और लाखों सालों से वो अपर्दन क्रियाएं चल रही हैं। तो आप सोचिए कि लाखों सालों से अरावली अभी भी उसी तरह से पड़ी हुई है और प्राचीनतम श्रेणी में देखी जाती है।
तो अपने समय काल में, अपने जिस तरह से युवा अवस्था में वो किस प्रकार से कितनी ऊँची होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊँची होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि हिमालय की जो ऊँची श्रेणियाँ हैं, ठीक है, तो हिमालय से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई इसकी होती होगी, ठीक है। हिमालय के 2 गुना 4 गुना 10 गुना इसकी ऊंचाई होती होगी, ठीक है, अरावली श्रेणी की, ठीक। फिर इसके आप बात देखिए, सह्याद्री को पश्चिमी घाट भी बोला जाता है, पश्चिमी घाट भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। और विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे कि ये आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले राज्य में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए और अपने नोट्स को सुदृढ़ता प्रदान करिए, और आप लोग सही दिशा निर्देशन में और सही चीज़ को पढ़िए, जिससे आप लोगों को सफलता ज़्यादा जल्दी मिल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पायरेनीज पर्वत निम्न में से किस देश में अवस्थित है। कौन सी पर्वत के बारे में पूछा जा रहा है? पायरेनीज पर्वत, ठीक है। अगर आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पर्वत पहाड़ों के बारे में जानकारियाँ रखते हैं, नदियों के बारे में जानकारियाँ रखते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों से हमेशा पूछा जाएगा, इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पायरेनीज पर्वत के बारे में। पायरेनीज पर्वत जो है देखेंगे कि स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है, ठीक है। तो पायरेनीज के बारे में बात करें तो स्पेन व फ्रांस हो जाएगा। यहाँ पर हम चारों देशों के एक एक पहाड़ों के बारे में, पर्वतों के बारे में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर ले लीजिए, ठीक है, जो आप लोगों के लिए हमेशा मदद करेगा। स्पेन और फ्रांस में आप देखेंगे कि पायरेनीज हो गया। तंजानिया, स्पेन और फ्रांस आपके यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोपियन देश है, यूरोप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में। तंजानिया आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ पर पड़ता है आपका किलिमंजारो। आप रोबोट मूवी देखे हैं? रोबोट मूवी में आप देखेंगे कि उसमें एक गाना है, ठीक है, किलिमंजारो पर्वत करके, किलिमंजारो पर्वत करके एक गाना है, ठीक है। रोबोट मूवी देखेंगे जो रजनीकांत की पहली वाली, उसमें गाना है इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए इक्वेडोर में जो पर्वत पाया जाता है वो आपका है चिम्बरोजी पर्वत जो श्रृंखला है वो आपका इक्वेडोर में पाया जाता है। अब कौन सा बचता है? मोरक्को भी आप देखेंगे कि ये आपका अफ्रीकन महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका में। मोरक्को और स्पेन में आप देखेंगे कि मोरक्को और स्पेन के बीच में आप देखेंगे, मोरक्को और पुर्तगाल के बीच में है, ठीक है। मोरक्को और पुर्तगाल के बीच में आप देखेंगे कि जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है, इस तरह से समझिए। और यहाँ पर जो पर्वत पाया जाता है वो है एटलस पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका मोरक्को में पाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों के 4 देश हो गए, उनसे जो पर्वत श्रृंखलाएँ जुड़ी हैं उनके बारे में हो गया। 4 नहीं 5 देश हो गए, स्पेन और फ्रांस अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, ठीक है। क्या पूछा है? भारत का महान्यायवादी किस भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं पूछा गया, अनुच्छेद नहीं पूछा गया, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि किस भाग में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद तो पता ही होगा कि अनुच्छेद 76 है, जिसमें राष्ट्रपति जो भारत के न्यायवादी का नियुक्ति करता है। भारत का महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार की तरफ से भारत के किसी भी कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है,
ठीक है। और भारत के महान्यायवादी के दोनों सदनों में भाग लेने की अनुमति तो है, भाषण देने का अनुमति है, वहाँ पर संबोधित करने का अनुमति है, लेकिन मत देने का अनुमति वहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं आप लोग कि भारत का महान्यायवादी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक, और भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार के तरफ से वो भारत के किसी भी कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में वो भारत सरकार की तरफ से केस लड़ सकता है। ठीक है, और भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में भाग लेने की अनुमति है, उसमें संबोधित करने की अनुमति है, लेकिन वहाँ पर मत देने का अधिकार भारत को महान्यायवादी को नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और यह भाग आपके 5 में है। ठीक है, भाग 5 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, भाग 5 आपका किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। भाग 4 का चलिए देख लेते हैं, शुरू से देखेंगे। भाग 4 का ये क्या है? आपका मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। इसके बारे में कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है यह। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए कौन सी समिति है? स्वर्ण सिंह समिति है। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, समिति की सिफारिश से, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और जब जोड़ा गया तो उस समय कुल कितने थे? वो 10 थे, और वर्तमान समय में कुल कितने हैं? वो 11 हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि भाग 4 है जो वो आपका मूल कर्तव्य में है, और मूल कर्तव्य वर्तमान समय में 11 हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य लिया गया है आपका रूस के संविधान से, और जो कि कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति थी की सिफारिश पर वहाँ पर भाग 4 को जोड़ा गया था। फिर भाग 5 आप देखेंगे कि भाग 5 का जो संबंध है वो आपका संघ से है, संघ की कार्यपालिका न्यायपालिका से। ठीक है, संघ से है ये आपका। और इसी में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि अनुच्छेद 76 के तहत, इसी में है अनुच्छेद 76 के तहत भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। न्यायवादी की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति का प्रावधान आप लिख लीजिएगा, करेगा वो भी बात है। ठीक है, तो भाग 5 में और भाग 6 के बारे में अगर हम बात करें, भाग 6 में तो राज्य है। ठीक है, भाग 6 राज्य है आपका, और भाग 7 निरसित है। भाग 7 जो है आपका क्या है? निरसित है। और कब निरसित किया गया? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 7वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें क्या था? ठीक है, इसमें क्या था? इसमें था, आप देखेंगे कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे, खंड ख के राज्य थे। कि जो भाग 7 में देखेंगे कि वो चीज़ है कि जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची थी उसमें 4 प्रकार के राज्य थे, क ख ग घ करके, ए बी सी डी करके। ठीक है, तो जो उसमें ख राज्य थे, ख में आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी थे सब आपके नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया का, और शायद उसमें पेप्सू भी शायद वो नहीं था। ठीक है, तो खंड ख में ये सारी चीज़ें यूनियन टेरिटरी था, तो उनको धीरे धीरे करके राज्य भारत का बना दिया गया था। तो जब खंड ख में आप देखेंगे कि कोई यूनियन टेरिटरी रह ही नहीं गया, तो वो ऑटोमेटिक वो निरसित हो गया था। ठीक है, वो संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा उसको निरसित कर दिया गया था। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए कि भाग 4, 5, 6, 7 के बारे में। ठीक है, जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत जो आते हैं, भाग 4 के अंतर्गत आप देखेंगे कि 51 का है, भाग 5 में, 6 में और 7 में। भाग 5 जो है आपका अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक शायद है ये। ठीक है, और 151 से लेकर फिर वहाँ पर राज्य का स्टार्ट होता है, और भाग 7 तो वो आपका निरसित है। भाग 7 में वो 237 वाला अनुच्छेद शायद है, 237 कि 239 अनुच्छेद है यहाँ पे, कि 237 है। ठीक है, तो इस तरह से अनुच्छेद है। तब 152 से लेकर 237, 36, 36 और 30 तक के अनुच्छेद जो हैं आपके भाग 6 में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको अपने जो हमने जो देखेंगे कि नोट्स तैयार कराया गया है, जो बताया गया है, उसको आप लोग उसमें से देखकर यहाँ पर अनुच्छेद को लिख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है? क्या पूछा है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद है? यह प्रश्न सभी एग्जाम से पूछा गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। यह आपका DPSP का है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूरे अपने राज्य में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करे, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। ठीक है, यानी कि पुरुष और महिलाओं के लिए प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उनको प्रदान करे। ठीक है, जिससे समाज में एक समानता का वर्चस्व देखने को मिले, और ये राज्य का कर्तव्य है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है। ठीक है, और ये चारों के चारों आप देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं। ये आपका वैसे पहला ही अनुच्छेद है, 39 क में देखने को मिलता है अनुच्छेद। हम चारों अनुच्छेद को बारी बारी से देख लेते हैं। 4 का 39 क के बारे में जो बातें कही गई हैं, ये आपका समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। निःशुल्क विधिक सहायता है, विधिक सहायता का प्रावधान है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 40 को देखिए। अनुच्छेद 40 का जो बात कहा गया है, ये आपका ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के संगठन। ठीक है, हमने बहुत बार बताया कि कौन सा संविधान संशोधन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ग्राम पंचायतों से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है। ठीक है, और कौन सा भाग है, कौन सा अनुसूची है, और कितने अनुच्छेद कौन कौन से हैं इसमें ग्राम पंचायतों से भारतीय संविधान में। ठीक है, तो वो लोग आप लोग कमेंट में करिए। हमने उसको बहुत बार बताया है। अब देखेंगे कि जितने भी श्रृंखला है जीएस के, उसमें कई श्रृंखला में हमने उसके बारे में बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 जो कहता है, ये आपका कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मजदूर है, वो कोई कार्य कर रहा है, तो उसको उतनी मजदूरी देनी चाहिए जिसका उसको जीविकोपार्जन हो जाए। ठीक है, और इसको जो तय करेगा वो राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कि उसके जीवन यापन के लिए इतनी उसको मजदूरी मिले कि वो उसका अपना जीवन अच्छे से गरिमापूर्ण जीवन की तरह वो चल सके। ठीक है, लेकिन आप लोगों को वर्तमान समय में सोच कर देखिए, उस जो समाज में हो रहा है उसके बारे में देखिए। ठीक है, और ऐसा माना ही जाता है कि कुछ चीज़ें हैं जो किताबों में ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, अगर संविधान का पालन सही ढंग से अगर भारत में किया जाए, तो ये तो जाहिर सी बात है कि पूरा कहीं भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो पाएगा। ठीक है, अन्याय नहीं होगा। ठीक, अनुच्छेद 45 का क्या कहता है कि जन्म से 6 वर्ष के कम आयु। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिखिए, जन्म से 6 वर्ष की आयु, या 6 वर्ष से कम की आयु मान लीजिए। जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की
एकदम अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा है। बच्चों की बाल्यावस्था, बाल अवस्था, हम बाल अवस्था लिख रहे हैं, आप लोग बाल्यावस्था लिखिए, चाहे बालावस्था भी लिखिए, वो सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है। जो जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की बाल अवस्था है कि सरकार क्या करेगा, देख रेख करेगा, देख रेख, देख रेख और एवं शिक्षा का प्रावधान करेगा, शिक्षा का प्रावधान। ठीक, इस अनुच्छेद का मतलब समझ रहे हैं, ये बाद का जोड़ा गया है 45 क में। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की जो बाल अवस्था है उसका जो देख रेख है वो राज्य की तरफ से किया जाएगा, और उनके जो प्रारंभिक शिक्षा है, अगर घर से वो शिक्षा के लिए जा रहे हैं तो उसका जो प्रबंध है, उसका जो देखा जाएगा वो राज्य की तरफ से देखा जाएगा, और वो निःशुल्क होगा। ठीक है। तो इस तरह ये अनुच्छेद इस तरह से कहता है कि जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और उनके शिक्षा का जो प्रावधान करेगा वो राज्य करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के चारों अनुच्छेद क्लियर हो गए, क्योंकि ये आपके डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद है, और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो हैं वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगर कभी प्रश्न पूछ दे कि भारत में कल्याणकारी राज्यों का जो उद्देश्य है वो किस में निहित है, वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है, न कि मौलिक अधिकार में निहित है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझिए और चीज़ों को समझते रहिए, और एकदम अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से करिए। ठीक है, नहीं तो आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान में निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा गया है, लेकिन इससे आप लोग घबराइए मत। ये सिर्फ यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न को देखकर कभी घबराने का नहीं है, बस सिर्फ इतना समझिए कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है। चाहे वो 5 लाइन का प्रश्न हो, चाहे 1 लाइन का प्रश्न हो, तो उसमें पूछने वाली चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है। तो प्रश्न देखो कभी भी घबराना नहीं कि संविधान संशोधन का प्रक्रिया जो है भारत में किस संविधान से लिया गया है। और जानते हो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जाहिर सी बात है। जर्मनी से आपात उपबंध है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है, भारत अमेरिका से मौलिक अधिकार है भारत में। ठीक है। अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। ठीक, तो इस तरह से चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में। तो चलिए लिख लीजिए इसको, जर्मनी से आपात उपबंध, अनुच्छेद भी लिख दे। चलिए अनुच्छेद भी बता देते हैं। आपात उपबंध। ठीक है। उपबंध में है आपका आर्टिकल 352, 356, 360, 352, 356, 360। ठीक, ये आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। फिर उसके बाद आप देखिए दक्षिण अफ्रीका, ये भारतीय संविधान के स्रोत से है। ये आप लोगों से प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं भारतीय संविधान के स्रोत से। ये दक्षिण अफ्रीका से है आपका संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है। संविधान संशोधन, और यह कौन सा अनुच्छेद है, 368, 368 और संविधान संशोधन। फिर से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। ये आपका कभी कहीं, ये आपका किसी अनुच्छेद में नहीं है, ये आपके 7वीं अनुसूची में है समवर्ती सूची। और कौन सा है, संविधान के 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। और इसमें कितने, 3 है,
एक संघ भी है, संघ और राज्य। 3 अनुसूचियाँ हैं, 3 सूचियाँ हैं, समवर्ती, संघ एवं राज्य। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। फिर उसके बाद अमेरिका, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और कौन सा है? अनुच्छेद 12 से 35 तक का। भारतीय संविधान का भाग 3 है ये, 12 से 35 तक का अनुच्छेद है जो आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये आपके जो संविधान है उसके बारे में और जो संविधान के स्रोत है किस किस देश से लिया गया है उसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वाद योग्य है? वाद योग, वाद योग का मतलब समझ रहे हैं कि जो न्यायालय में विचारणीय है। ठीक है, जिस पर बहस किया जा सकता है न्यायालय में, जिस पर बात किया जा सकता है न्यायालय में, जिस पर आप देखेंगे कि जो न्यायालय में वहाँ पर बहस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा रहा है कि कौन सा वाद योग्य है। मूल अधिकार, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में ज़्यादातर ऑप्शन सी ही सही होता है, ए व बी दोनों है, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन सही है जो है वो आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार पर हम लोग वाद विवाद बहस न्यायालय में कर सकते हैं। उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप सिर्फ संविधान संशोधन के द्वारा उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। वहाँ पर कल्याणकारी राज्य के जो छवि देखने को मिलती है वो जो 36 से 51 है अनुच्छेद, वहाँ में देखने को मिलती है। मूल अधिकार का वो जो भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है उसके बारे में बात करता है, और नागरिकों के जो अधिकार है वो न्यायालय में वाद योग्य हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई कि मूल अधिकार पर हम लोग न्यायालय में बहस किया जा सकता है, उस पर वाद विवाद किया जा सकता है। ठीक है, और न्यायालय में हम लोग इस पर विचारण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरह से प्रश्न पूछता है ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है कि अगर आप लोगों को ये कहीं भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को पढ़ते हैं, समझते हैं पॉलिटिकल साइंस को, राजनीति विज्ञान को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग समझते हैं तो ये आप लोगों को पता होगा। नहीं तो अन्यथा हम लोग बताने के लिए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल से जुड़िए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हम लोगों को आपके लिए हर एक प्रत्येक सब्जेक्ट को इस तरह से बताएंगे कि वो आप लोगों के लिए एकदम आसान लगेगा। ठीक है, तो बस आप लोग इस चैनल से जुड़ते रहिए और सहयोग प्रदान करते रहिए जिससे हम लोग आप लोगों के लिए मोटिवेट हों। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई? किसकी स्थापना पूछ रहा है? नाबार्ड की। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि नाबार्ड है क्या चीज़। अगर हम बात करें NABARD, नाबार्ड का जो अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल NATA, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये पूछता है नेशनल। देखिए नाबार्ड में पहले ए दिया है फिर बी दिया है, तो यहाँ पर बैंक पहले एग्रीकल्चर बाद में है। ठीक है, यही आपके यहाँ पर एक खासियत हो जाता है कि इसके फुल फॉर्म में कि नेशनल बैंक फॉर, ठीक, यानी कि NB हो गया, यहाँ पे NA दिया है। ठीक है, तो यही है कि यहाँ पर एक खासियत इसकी हो जाती है कि नाबार्ड में ए बी पहले है ए बाद में है। ठीक है, नाबार्ड में, ठीक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि ये हो गया NBA हो गया, जबकि है NAB। तो यही एक ख़ास बात है इसमें कि बैंक पहले है एग्रीकल्चर बाद में है। ठीक है, बी पहले है एग्रीकल्चर बाद में है, ये बाद में है। तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बी को पहले आप लोग मत खोजने के प्रयास, अरे ए को पहले खोजने का प्रयास मत करिएगा कि किस में है। वो आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल
ठीक है। रूरल का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। अर्बन का होता है शहरी। समझ रहे हैं इस बात का? तो आप लोग इस तरह से समझिए एग्रीकल्चर और रूरल, ठीक। यानी कि यह बैंक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है सस्ते दामों पर, ठीक। इस तरह से समझ लिए डेवलपमेंट, डी भी डेवलपमेंट, ये चीज़ समझ में आया कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यह बैंक जो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर ऋण उपलब्ध कराता है सस्ते दामों पर। नाबार्ड की इसलिए स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, हेड क्वार्टर, इसका जो हेड क्वार्टर है देखेंगे कि मुंबई में है। मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर नाबार्ड के बारे में स्थापना पता चला और यह इस्टेब्लिश हुआ था, आप देखेंगे कि इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, ठीक है। 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसका जो मुख्यालय है आप देखेंगे वो मुंबई में है, इंडिया में, ठीक है। यह इंडिया का ही है, इंडिया। इंडिया नाम अच्छा लगता है सुनकर कि देशभक्ति का जो राष्ट्रवाद की भावना वो ऑटोमेटिक उमड़ कर आ जाती है, ठीक है। तो आप लोग हमको एक बात बताइए कि किसको कितने लोग हैं कि आज भी वो फील करते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो वहाँ पे जब राष्ट्रगान होता था स्कूलों में तो वहाँ पर एक राष्ट्र भावना अलग से अब दिमाग में आ जाती थी कि जनगण मन सुनकर एक अलग से फील होता था कि आज भी आप लोगों को जनगण मन सुनकर उस तरह से फील होता है। अगर आप लोगों को उस तरह से फील होता है अपने देश के प्रति तो वहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यस और नो के बारे में, ठीक है। क्योंकि उस समय जो फीलिंग आती थी, जो जनगण मन सुनने के बाद जो हम लोगों को बचपन में फीलिंग आती थी, वो एक अलग ही राष्ट्र भावना विकसित करती थी देश के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को बचपन से ही आप देखेंगे कि स्कूलों में अब तो चीज़ें इस तरह से की जाती थी कि बच्चों में अपने देश के प्रति इस तरह से भावना उत्पन्न हो। तो वो फीलिंग क्या आप लोगों को आज भी आती है? जनगण मन कहीं पर आप सुन लिए तो राष्ट्र भावना की जो प्रेरणा मिलती है वहाँ से, जनगण मन से, तो क्या वो चीज़ आप लोगों को अभी भी आती है? अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, ठीक है। और इंडिया का नाम सुनते ही एक अलग अपना जो राष्ट्र गौरव का बात आता है, राष्ट्र सम्मान की बात आती है, वो मनोभावों में ऑटोमेटिक वो आ ही जाता है, ठीक है। तिरंगे के प्रति हो गया, देश के प्रति हो गया, देश की अखंडता एकता के प्रति हो गया, ये इस तरह की चीज़ें आप लोगों को अगर दिमाग में हमेशा चल रही हैं तो यानी कि आप मानिए कि आप लोग राष्ट्रभक्त हैं, ठीक है। देवी देवता भक्त रहें चाहे न रहें, लेकिन आप लोग राष्ट्रभक्त रहिए, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी बात है, ठीक है। इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए कि एग्रीकल्चर से संबंधित है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड का शुरुआत किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड आप सिर्फ ये बताइए कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अगर हमको पता होता तो हम आपको बता देते, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के ये 1982 का है, ठीक है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। हेडक्वार्टर जो मुंबई है, इंडिया में है, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में और 1998 में एग्रीकल्चर से संबंधित किसान क्रेडिट कार्ड की प्रारंभ योजना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कौन सा आंदोलन है? मिट्टी बचाओ आंदोलन, फिर उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सब आपके वर्तमान समय के चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि ये शुरुआत हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो चलिए हम कुछ आंदोलन के बारे में बता दे रहे हैं आपको। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था सिर्फ हम वही बताएंगे, और जो इसके नेतृत्व में शुरुआत हुआ है वो आप लोग सर्च करिए, ठीक है। मिट्टी बचाओ, क्योंकि आप लोग भी अगर अपने से करते रहेंगे तो आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी।
और जब चीज़ें याद रहेंगी तो आप लोग तो जानते हैं कि एग्ज़ाम्स में जब पूछे जाएंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में वो क्लियर रहेंगी। मिट्टी बचाओ आंदोलन का शुरुआत हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में चलाया गया। फिर उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये आपका आखिरी प्रश्न है। ठीक है, इस श्रृंखला का ये आपका आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लोग अब मिलेंगे अपने अगले श्रृंखला में। नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत ये भी आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में कौन सा ज़िला है ये थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है। फिर उसके बाद देखिए चिपको आंदोलन, ये सब आज़ादी के बाद के, भारत के आज़ादी के बाद के आंदोलन है, भारत के आज़ादी के बाद के। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था चमोली गांव उत्तराखंड। वर्तमान में तो उत्तराखंड बोला जाता है, लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उत्तराखंड उस समय शायद उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, शायद उत्तराखंड। और चिपको आंदोलन से एक बहुत ही फेमस नाम जुड़ता है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम। ठीक है, जबकि चिपको आंदोलन चमोली गांव में एक महिला के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चिपको आंदोलन में देखेंगे कि जब उत्तराखंड में पेड़ की कटाई शुरू हुई, पेड़ों की कटाई जब शुरू हुई तो वहाँ से की महिलाएं जो हैं उन पेड़ों से जाकर चिपक गई और उन पेड़ों को काटने नहीं दिया था। उसी को कहा जाता है चिपको आंदोलन। नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी का नाम है। नर्मदा नदी का देखेंगे कि मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है और इसको वहाँ पर जीवन धारा के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश के। तो वहाँ का प्रदूषण रहित करने के लिए नर्मदा को वहाँ पर आंदोलन चलाया गया था। और मिट्टी बचाओ आंदोलन को, मिट्टी को जो संरक्षण प्रदान करना था भारत में, उसके लिए आपका यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ये आपका इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, तो आप लोग इन सभी श्रृंखलाओं से नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, वो आप लोगों का आखिरी प्रश्न था इस सेशन का। हम लोग 14 श्रृंखला तैयार कर लिए और 13 श्रृंखला आप मान चलेगा 14वां श्रृंखला है, तो 13 श्रृंखला यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग जाइए उस श्रृंखला का आनंद लीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह श्रृंखला भी पसंद आएगी। और अपने सुझाव, अपने विचार जो हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर इस प्रकार से श्रृंखला लेकर आएंगे। और अभी कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि अगले महीने से ही आप लोगों के लिए यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए एक स्पेशल हम लोग क्लास लेकर आएंगे यूट्यूब पर। वो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप लोग बस चैनल से जुड़ते रहिए, सहयोग प्रदान करते रहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा और उम्मीद है कि ईश्वर से प्रार्थना यही रहेगी कि आप लोग जल्द से जल्द सफल हो जाएं। ठीक है, और आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपने नोट्स को तैयारी करते रहिए, अच्छे से करिए, अच्छे ढंग से करिए और सही दिशा निर्देशन में करिए। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट श्रृंखला में। धन्यवाद।